हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चलने वाले हैं पार्ट 5 एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव पार्ट 5 पर, और आज जहां तक हो सकेगा बिल्कुल हम प्रयास करेंगे ये आज पार्ट 5 में एडजेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट। एडजेक्टिव और डिग्री दोनों बातें कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस आप लोग का प्रैक्टिस बाकी है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए। रूल एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, हम प्रैक्टिस करा देंगे। ओके भैया, तो चलते हैं। देखिए आज कुछ रूल है जो भी आपके सामने, जैसे बड़ा हम लोग घर में यूज भी करते हैं। देखिए बड़ा की मीनिंग दो होती है, मतलब आपसे खुद से कोई बड़ा है तो दो मीनिंग यूज करिएगा, या तो एल्डर और या तो ओल्डर। या तो एल्डर और या तो ओल्डर, यानी एक ही अर्थ के लिए अगर डबल मीनिंग आ रही तो सस्पेंस तो होना ही है कि भाई कहां किसका यूज करेंगे। तो बात को अवश्य समझिएगा। एल्डर का प्रयोग बड़ा में करते हैं और अपने से बड़े के लिए ओल्डर का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक ही परिवार के सदस्यों के बारे में बात हो, एक ही परिवार के सदस्यों के बारे में बात हो तो एल्डर का प्रयोग करिएगा। और अगर परिवार से अलग कोई है, जैसे बड़ा आपसे है, तो वहां पे ओल्डर, और या निर्जीव वस्तु भी है बड़ा में, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओल्डर का। जैसे आपने सब सुना होगा, ब्रदर का प्लूरल जो होता है वो ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। सगे भाई है तो ब्रदर्स होगा, और सगे नहीं है यानी ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर ब्रदरन होगा। क्लियर है ना? तो समझिएगा, देख रहे होंगे आप लोग। लेकिन एक बात और समझ लेना, एल्डर के बाद याद रखना टू का प्रयोग होगा। केस कंडीशन समझना, ऐसे नहीं। कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर के बाद टू होगा, देन नहीं होगा, और ओल्डर के बाद देन होगा, टू नहीं होगा। लेकिन बात मैंने कहा समझ लेना, जब कंपैरिजन होगी तब, नहीं तो चाहे जहां लगाओ। ओके, तो समझिएगा, एल्डर मतलब बड़ा, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए टू, इसके बाद लगेगा देन का प्रयोग नहीं होगा। और ओल्डर मतलब बड़ा, परिवार के बाहर के सदस्यों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए देन का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कब की बात कर रहा हूं मैं? जब तुलना यानी कंपैरिजन हो तब की बात। आगे समझिएगा, नोट पॉइंट मैंने लिखाया है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वही एल्डर एल्डेस्ट हो जाएगा, ओल्डर जो है ओल्डेस्ट हो जाएगा। क्लियर ना? ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअल आपको मालूम होगी। तो एग्जांपल नंबर देखिए, इसमें मैंने आपको एग्जांपल 4 दिए हैं, समझिएगा। पहला लिखा है सोहन इज ओल्डर, यानी पॉजिटिविटी माइंड आपका होना चाहिए। सोहन इज ओल्डर टू मोहन, मतलब समझिएगा, इसमें कहा गया सोहन मोहन से बड़ा है। सोहन मोहन से बड़ा है, तो यहाँ पे हम कैसे, क्या हम थिंकिंग करेंगे क्या कि ये बताओ मोहन का सोहन कहीं बड़ा भाई तो नहीं है, सगा वाला तो नहीं? ये थिंकिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल सेंटेंस पढ़िए और समझिए, आपको उसका ब्लड रिलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा सोहन इज ओल्डर टू मोहन, सोहन मोहन से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है। हमें नहीं पता कि रिलेशन कैसा है भाई। जब ऐसी दशा हो कि ये ना परिवार का सदस्य लगे ना परिवार से बाहर का, तो वहां थिंकिंग कभी मत करना। हाँ, जब कभी अपने की मीनिंग यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ, जैसे कह दिया हिज ब्रदर, माई मदर, माई सिस्टर, हिज सिस्टर, देयर सिस्टर, तो जब अपने की मीनिंग आ जाए तो अपना बोला तो फिर तो एकदम सगे यानी ब्लड रिलेशन में आएगा, ठीक है ना? और जब ना हो तो आप वो थिंकिंग ही न करना। तो लिखा सोहन इज ओल्डर टू मोहन, सोहन मोहन से बड़ा है। अब हमें पता नहीं सगा की परिवार वाला क्या मतलब, समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए दूसरी बात समझ में बिल्कुल आ रहा। मैंने कहा ना कि थिंकिंग वहां नहीं करना भाई। अब देखो कोई और गलती तो नहीं है, तो ओल्डर लिखा है ना भाई, ओल्डर लिखा और तुलना भी हो रही, तो ओल्डर के बाद तो क्या बताया आपको? देन होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ टू नहीं लगेगा, देन का प्रयोग होगा। क्लियर है ना? क्या लगेगा? देन लगेगा। बात समझ में आई? सेकेंड एग्जांपल लिखा, रिया इज एल्डर देन प्रिया, रिया प्रिया से बड़ी है। फिर बात वही हुई कि भाई यहाँ पे हम कैसे फैमिली, कैसे ब्लड रिलेशन पता करें?
परिवार का ही है बाहर का, तो मैंने कहा यहाँ थिंकिंग मत करो, बस गलती कोई दूसरी है, वहां पे हमको उनका संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है रिया इज इल्डर देन प्रिया, रिया इल्डर, जो रिया है प्रिया से बड़ी है। तो देखो इल्डर है तो इल्डर के बाद में किसका प्रयोग होता है भाई, टू का होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। किसका होगा, टू हो जाएगा। क्लियर है ना। अब तीसरा देखो, हर प्रकार की एग्जाम्पल है। लिखा हिज ओल्डेस्ट सिस्टर लिव इन रायबरेली, हिज ओल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन रायबरेली, यानी उसकी बड़ी बहन रायबरेली में रहती है। तो बात समझो, उसकी बड़ी बहन है ना, मैंने कहा अपना आ गया तो समझ जाओ ब्लड रिलेशन है। और अगर उसकी बहन है तो सगी जब बहन होगी तो बड़े के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इल्डर का कि ओल्डर का, इल्डर का ना। तो इल्डर होगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है तो इल्डर का क्या हो जाएगा, जहां ओल्डेस्ट है वहां इल्डेस्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ ना, बात समझ में आई। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, मैंने कहा निर्जीव अवस्था है तो फिर हमेशा याद रखो ओल्डर होगा। क्लियर, वहां इल्डर की बात ही नहीं है। तो लिखा दिस टेम्पल इज इल्डर टू दैट टेम्पल। तो पहली बात गलत, पहले ही इधर आ गया, यह मंदिर उस मंदिर से बड़ा है, तो मंदिर है वहां बड़ा की बात हो रही, निर्जीव है तो वहां ओल्डर ही होगा। अब उसका सीडी हो सकता है, एसडी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग जैसा भी रूल होगा। तो देखें टेम्पल है, निर्जीव है तो इल्डर हो ही नहीं सकता, क्या होगा, ओल्डर होगा। और ओल्डर के बाद आपको बताया है देन होगा, टू नहीं होगा, तो मतलब यहाँ टू भी गलत है, टू की जगह क्या होगा, देन होगा। समझे कि नहीं बात, कंफर्म। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड रूल आज का क्या है, मच और मेनी। देखिए मच ज्यादा, मेनी अधिक, दोनों बातें वही आती, ज्यादा अधिक, है ना। तो दोनों बातें अधिक के लिए, लेकिन कब किसका प्रयोग होगा, तो मच देखिएगा, मेनी कब होगा, मच कब होगा। तो मच मात्रा को बोध कराना हो तो मच होगा, और मेनी का मतलब कब होगा, जब संख्या का बोध कराना हो। कंफर्म है ना, मात्रा का बोध कराने का मतलब अनकाउंटेबल ना हो। तो समझना, लिखा है देयर इज मेनी वाटर इन माई बकेट, मेरी बाल्टी में बहुत पानी है। अब समझो बात को, पानी है, बात क्या क्या अधिक है, पानी ना। तो पानी जो है संख्या को बोध कराने वाली चीज है कि मात्रा को, संख्या को। एक पानी, दो पानी, तीन पानी गिनोगे, कभी ऐसे भी हुआ काउंट, कभी नहीं हुआ। तो बात समझो, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर की मात्रा होती है 1 लीटर 2 लीटर, मात्रा होगी बट संख्या नहीं होगी। तो अगर मात्रा को दर्शाना है तो मेनी नहीं होगा सर जी, क्या होगा, मच हो जाएगा। क्लियर ना, चले। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल लिखा आई हैव मच बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मन हो तो आ जाइएगा ले जाइएगा, बहुत सारी किताबें हैं। अब समझो किताबें हैं ना, तो किताबें संख्या को बोध कराएंगी कि मात्रा में बोध कराएंगे। 1 लीटर किताब, 2 लीटर किताब, ऐसा भी सुना क्या, नहीं सुना ना। तो काउंट संख्या में होगा ना, तो मच नहीं होगा भाई, फिर क्या होगा, मेनी हो जाएगा। कंफर्म हुई बात की नहीं। चलिए अब देखिए थर्ड रूल आपका क्या है, नेक्स्ट और नियरेस्ट। तो देखो नेक्स्ट मतलब अगला और नियरेस्ट, तो नेक्स्ट जो है वो क्रम को बताता है, जैसे अगला, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस होता है, यस और सी का फर्क, अभ्यास करना और अभ्यास, वैसे ही बात है। नेक्स्ट नियरेस्ट में तो फर्क ये आ जाता है, डिफरेंस करते समय हम लोग थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, उसी कंफ्यूजन को दूर करना है। तो नेक्स्ट है तो वो क्रम को बताता है, और नियरेस्ट है तो वो डिस्टेंस को बताएगा, यानी दूरी आपको बताएगा। तो जैसे लिखा है रामू इज माई नियरेस्ट डोर नाइबर, यानी रामू मेरे पास का मतलब, अब बात को समझिएगा, रामू इज माई नियरेस्ट, रामू मेरी दूरी का डोर यानी दरवाजे का, ऐसा कुछ अर्थ निकालिएगा, नाइबर पड़ोसी। थोड़ा अजीब भी अर्थ निकालोगे तब भी समझ जाओगे, मतलब दूरी का पड़ोसी ऐसा होगा कि हम बोलेंगे अगले दरवाजे का पड़ोसी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर दूरी का बोध नहीं हो रहा भाई, किसका, क्रम का बोध हो रहा है, तो नियरेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा। कंफर्म है ना भैया। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके देखिएगा
अगले रूल और इन्हीं के साथ साथ आपका ये एडजेक्टिव बिल्कुल एंड होता है। हम आपको और भी देखेंगे, मतलब आप लोग इसको अच्छे से केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हमें विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इतने रूल कंप्लीट कर लीजिए, इतने रूल अगर आपके कंप्लीट हो गए डिग्री से लेकर के, तो आपके लिए एडजेक्टिव में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में आए और आपसे ना हो। इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बट हाँ, अगर कुछ और भी लगता है तो मैं बिल्कुल आपको और भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन बस पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखते हैं, लिखा है नेक्स्ट रूल, लास्ट एंड लेटेस्ट। ध्यान रखना, लास्ट एंड लेटेस्ट, लास्ट जॉब होता है कि लेटेस्ट जॉब होते हैं? अंतिम नौकरी होती है कि नवीनतम नौकरी होता है? हमेशा देखेंगे आप डालेंगे लेटेस्ट जॉब, लास्ट जॉब नहीं। तो लास्ट का मतलब अंतिम होता है और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीनतम। तो केवल इनकी मीनिंग को ध्यान रखिएगा, बस मीनिंग याद रहेगी, इसका अर्थ आपको पता रहेगा तो कोई भी सेंटेंस होगा बिल्कुल समझ जाएंगे। लिखा है आई वॉन्ट टू हेयर लास्ट न्यूज, मैं अंतिम समाचार को सुनना चाहता हूँ। तो आप दिमाग लगाइएगा, अंतिम समाचार को कि नवीनतम समाचार को? अंतिम समाचार को कोई सुनना चाहता है, शब्द आया, अर्थ आ रहा है सही सही कि नवीनतम समाचार को? तो बिल्कुल हाँ, नवीनतम समाचार होगा, यानी लास्ट न्यूज नहीं होगा, क्या होगा? लेटेस्ट न्यूज होगा। क्या होगा? लेटेस्ट न्यूज हो जाएगा। कंफर्म हुआ ना? फिर अगला देखते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, बहुत ही अच्छी, मतलब एक प्रकार से अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, प्रॉब्लम क्रिएटर है ही है, लेकिन होगा नहीं इस बीच, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं, तो समझिएगा। देखिए, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, दो तीनों का मतलब थोड़ा होता है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों का मतलब थोड़ा होता है, लेकिन लिटिल जो थोड़ा है ना के बराबर, मतलब इसका निगेटिव सेंस आता, मतलब हम कहते हैं कुछ भी नहीं, ना के बराबर कुछ भी नहीं। और सेकेंड देखेंगे, आ लिटिल लिखा है थोड़ा, लेकिन ये कैसा? काम भर का, मतलब ये सकारात्मक थिंकिंग देता है, मतलब पॉजिटिव विब्स देगा, मतलब इसका अर्थ होगा कि इसमें काम आपका हो जाएगा, पॉजिटिव विब्स है बट निगेटिव नहीं जाएगा। तीसरा लिखा है द लिटिल, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन पूरा का पूरा, यानी पूरा का मतलब सब कुछ है, तो थोड़ा लेकिन कितना? जितना भी है सब कुछ। तो इसका तीनों का मीन्स समझिएगा, तभी जाकर के आपको अर्थ समझ, मतलब ये बातें समझ में आने वाली है। लिटिल हमेशा निगेटिव सेंस देता, होता थोड़ा है। आ लिटिल होता ये भी है थोड़ा, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देगा, और इसका अर्थ क्या होता है? काम भर का। और जो द लिटिल होगा, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा, लेकिन कैसा? पूरा का पूरा, मीन्स है थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा। क्लियर ना? तो देखिए एग्जाम्पल आपको, देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो समझिएगा। पहला लिखा है आई कैन नॉट राइट, मैं लिख नहीं सकता, लेटर यानी पत्र, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, लिटिल यानी थोड़ी सी इंक होने के कारण मैं इस पत्र को नहीं लिख सकता, इस पत्र को मैं नहीं लिख सकता। कौन सी इंक होगी? कौन सा थोड़ा होगा? काम भर का, पूरा का पूरा, ना के बराबर। आ लिटिल लिखा मतलब काम भर का इंक, अगर काम भर का इंक होगा तो होता, तो इसका मतलब वो लेटर लिख जाता। बात कंप्लीट है। तो देखिए कैसा थोड़ा होगा, मतलब उसमें था ही नहीं, जिसकी वजह से मैं लेटर नहीं लिख सका। इसका मतलब है कौन सा? थोड़ा, लेकिन ना के बराबर, कुछ भी नहीं था, निगेटिव सेंस था। तो मीन्स यहाँ आ लिटिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ओनली लिटिल होगा। बात समझे कि नहीं? फिर देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या है, आई ड्रैंक लिटिल वाटर दैट वाज इन द बकेट। मीनिंग थोड़ा सा आपको अच्छे से इसका अर्थ निकालना आना चाहिए। आई ड्रैंक, मैं पी गया, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, दैट वाज इन द बकेट, जो किस में था? बाल्टी में था। तो बात को समझिएगा, पानी पिया और कैसा? जितना भी बाल्टी में था वो भी थोड़ा, अर्थ यही तो है। तो ये थोड़ा होगा, लिटिल ना के बराबर है, ना के बराबर पानी होता तो पीने वाली बात ही नहीं हुई। कंफर्म है, वो कह रहा है कि मैं पी गया जितना पानी में था, तो ना के बराबर का तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। अब आ लिटिल है कि द लिटिल है?
आ लिटिल मतलब थोड़ा पी गया काम भर का, यानी अपने में काम भर का हो गया। ये दोनों हमेशा इन्हीं दोनों पर अर्थ बहुत मेन निकालना है। अब देखिए दूसरा, थोड़ा पी गया लेकिन कैसा, पूरा का पूरा मतलब सब कुछ, क्योंकि इसमें अर्थ समझिएगा लास्ट में क्या, दैट वॉज इन द बकेट, जितना भी बाल्टी में था, तो यानी सब कुछ पिया ना। अगर सब कुछ है तो लिटिल नहीं होगा, क्या होगा, द लिटिल हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है ना। देखिए वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, जैसे कभी आता है कि पॉट में बर्तन में पानी है, लिटिल है कि आ लिटिल है, लिटिल भी हो सकता है। केवल पॉजिटिव सेंस में हम लोग उसको आ लिटिल बोलते हैं, लिटिल भी हो सकता है, क्योंकि उसको मैं कह सकता हूँ कि पॉट यानी बर्तन में ना के बराबर पानी होता है। ऐसा कहते हैं कि लिटिल होगा कि आ लिटिल होगा, ऐसा कोई सेंस नहीं। लिटिल मतलब अगर ना के बराबर सेंस, आप लिटिल भी हो सकता है और आ लिटिल भी और लिटिल भी, क्लियर ना। अब वो कैसा सेंस दे रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए हम ऐसे अगर हम लोग देखते नॉर्मली कोई नीचे की क्लासों में तो लिखा होता है आ लिटिल वाटर इन अ पॉट, है ना, तो फिर वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ आ लिटिल ही होने वाला है। ऐसा नहीं है, लिटिल भी हो सकता है भाई, उसका निगेटिव से, लेकिन आ लिटिल हम किस लिए लगते हैं कि मतलब काम भर का, ना के बराबर नहीं। बात समझे ना। तो देखिएगा फिर लिखा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू भी होता है कुछ और कुछ, यानी फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू तीनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन जो फ्यू है उसका मतलब होता है ना के बराबर, वही निगेटिव सेंस। आ फ्यू का मतलब काम भर का और द फ्यू का मतलब सब कुछ, यानी पूरा का पूरा। देखिए सेंटेंस से क्या लिखा है, द टीचर टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया, अ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को, दैट हैड कम, जो आए थे। तो जो आए थे उनको पढ़ाया, तो पहली बात तो आप फ्यू तो नहीं होगा ना, फ्यू कैसे होगा, ना के बराबर की बात है। अब देखो तो कुछ लोग सेंस लगा लेंगे, हाँ फिर आप फ्यू नहीं तो फिर तो द फ्यू हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन पहले समझ करके, तो जितने आए थे उनको पढ़ाया ना, तो जितने आए थे तो वो थे कुछ, लेकिन पूरे के पूरे को पढ़ाया ना, तो पूरे को पढ़ाया, तो फिर आप फ्यू थोड़ी होगा, क्या होगा, द फ्यू होगा। क्लियर है ना, द फ्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल, जहां तक हो सके एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पास ही रखना चाहिए, यानी एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में, हमेशा पास में रखने का प्रयास करिएगा। तो देखते हैं लिखा, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, ने चेयर ब्रोकन, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, टूटी हुई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। मैंने लड़की देखी लंबी, ऐसा कोई सेंस होता है क्या। तो हमेशा विशेषता जो होती है, एडजेक्टिव होती है, वो जो नाउन की हमेशा पास रखना चाहिए। तो इसका सही सेंस निकालिए क्या होगा, मतलब ऐसा बोलेंगे, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था टूटी, ये कोई बात थोड़ी हुआ, इसको क्या बोलेंगे, मैं टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। मतलब जो ब्रोकन है विशेषता है, क्योंकि कुर्सी की विशेषता क्या है, क्योंकि जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो क्या थी, टूटी, उसकी विशेषता है ना। तो विशेषता है तो उसका कहाँ प्रयोग होगा, नाउन से कहाँ पहले। तो समझ लीजिएगा जो ब्रोकन है ना, ये ब्रोकन कहाँ पे आएगा, चेयर से पहले होगा, यानी आई वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट रूल आपका है लेस और फीवर। तो लेस का फीवर दोनों मतलब कुछ होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ। तो लेस जो होता है वो मात्रा को बोध कराएगा, और जो फीवर होगा वो संख्या को। तो जो लेस होता है, याद रखना, जब कभी भी वाक्य से इनकी स्टार्टिंग है तो लेस से पहले नॉट नो दोनों में से कोई भी हो सकता है, और लेस के बाद में कंफर्म देन तो होना ही चाहिए। उसी तरह फीवर है, लेकिन फीवर के पहले नो होना चाहिए और बाद में इसके देन होना ही चाहिए। फीवर संख्या का बोध कराता है, इसलिए फीवर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा। कैसा, प्लूरल नाउन। अब देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए लिखा है, नो फीवर 50 स्टूडेंट आर वॉकिंग देयर। पहले समझो, फीवर है, पहले देखो फीवर क्या सही लगा है कि नहीं। फीवर किसके लिए आएगा, संख्या के लिए। तो 50 स्टूडेंट 50 विद्यार्थी संख्या को डिनोट कर रहा, मतलब फीवर सही लगा है। अब फीवर के पहले देखो क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए, बिल्कुल लगा है। फीवर के बाद देन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। तो फीवर के बाद में यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। और आगे गए तो 50 स्टूडेंट्स, तो बोला है कि प्लूरल नाउन होगा, तो बिल्कुल है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल, तो आर लगा है। आगे वॉकिंग देयर, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोग एंड करते हैं एडजेक्टिव का। मैं आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बी हैप्पी, गुड नाइट, बाय बाय।